नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली, पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो लगाकर कांग्रेस पर कसा तंज, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कमिश्नर से शिकायत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट के जरिए देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कहा था कि यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा के इस ट्वीट से पहले कांग्रेस ने देश की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया था कि आज देश में कांग्रेस सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ट्वीट देश में फैले कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई और सरकार की तरफ से किए जा रहे अन्य उपायों को लेकर था। कांग्रेस के इसी ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार के 1500 मजदूरों ने चेन्नई हाईवे किया ब्लॉक, घर वापसी की मांग। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने चेन्नई और श्रीकालहस्ती को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गृह राज्य भेज दिया जाए। 1500 से ज्यादा संख्या में जुटे मजदूरों का कहना है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां किसी को भी कपड़े और खाना नहीं उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हैं और अपने कैंपस में रह रहे मजदूरों को खाना तक नहीं उपलब्ध करा रही है। गुस्से में आए मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है। कुछ मजदूर गुड्डूर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि एक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलाई जा रही है, जिसमें बैठकर मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि यह ट्रेन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल होते हुए बिहार की ओर जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक से हटा दिया है। मजदूर अपने राज्यों को लौटने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर लौटने की जिद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन खाना और जरूरी सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है। बीते 40 दिनों से मजदूर आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, लेकिन उनकी वापसी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों की घर वापसी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब हर हाल में घर लौटना चाह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने की खबरें भी कई राज्यों से मिल रही है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फंसे हुए लोगों के मसले पर चौतरफा घिरने के बाद अब सरकार अपनी छवि बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर केंद्र अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों ने नाम ना छुपाने की शर्त पर बताया है कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को एकत्र कर उसके प्रसार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएंगी। सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता यह जान सके कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए संबंधित मंत्रालय ने क्या काम किया है। बुकलेट में इस बात का भी जिक्र होगा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए क्या कार्य किए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद केंद्र की उपलब्धियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही साधन न होने पर मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में पुराने दुश्मन लालू यादव, सुशील मोदी फिर भिड़े, ट्विटर पर किया ऐलाने जंग।
जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को सियासी दुश्मनी सीखनी हो तो वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से सीख सकता है। भले ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है और पूरा देश इसे लेकर लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे में भी ये पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन जेल से ही वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार तंज कसते रहते हैं, जिसका जवाब सुशील मोदी भी तुरंत अपने ट्वीट से उनको दे देते हैं। देश में अभी लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे हालात में भी ये दोनों नेता अपनी भड़ास ट्विटर के जरिए निकालते हैं। यदि सुबह लालू यादव बिहार सरकार पर हमला करते हैं तो शाम को सुशील मोदी उसका जवाब देते हैं। इस लॉकडाउन में सब कुछ बदला, लेकिन लालू सुशील की सियासी दुश्मनी नहीं बदली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में निर्विरोध होगा विधान परिषद चुनाव, उद्धव ठाकरे का चुना जाना तय। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे महाविकास अघाड़ी सरकार में जारी गतिरोध थम गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सत्ता पक्ष के 5 और विपक्षी दल भाजपा के 4 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। महाराष्ट्र में आगामी 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के 2 और भाजपा के 4 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित हो चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस ने अपने इकलौते उम्मीदवार राजेश राठौड़ का नाम घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राठौड़ जालना जिला परिषद के सभापति रह चुके हैं, मगर शनिवार की देर रात महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने ट्वीट कर बीड जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकिशोर मोदी को दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे विधान परिषद की 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव की संभावना खत्म होती दिखाई दे रही थी, जबकि शिवसेना चाह रही थी कि मतदान की नौबत न आए। भाजपा के 4 उम्मीदवार पहले ही नामांकन कर चुके हैं। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शशिकांत शिंदे और अमोल भिटकरी को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ट्वीट कर प्रत्याशियों की घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी की मांग, कहा ऑडिट करवाएं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के कारण लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों, गरीब आबादी और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोलते रहे हैं। अब उन्होंने आगे एक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से बात करते पीएम केयर ऑडिट को जरूरी बताया, फिर शनिवार को अपने ट्विटर के जरिए दोहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पीएमसीएच फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसा बेहतर कार्यक्रम में काफी पैसा मिला है। यह जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नहीं मिली बिहार झारखंड के मजदूरों को एंट्री, बॉर्डर पर ही धरना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शनिवार से धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार रात में भी वो धरने पर बैठे रहे। धरना अब भी जारी है। मजदूरों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से यूपी के अधिकारियों ने रोक दिया है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर के बीच में ही हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। मजदूरों ने किसी भी आवागमन और वाहनों के संचालन को बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि राजस्थान से निकलकर वह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड जाना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वहीं रोक दिया और अपनी सीमा में अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जाने दिया गया, लेकिन बिहार और झारखंड के मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सीमा में नहीं घुसने दे रही है। इससे सभी मजदूर बेबस और लाचार हैं। झारखंड के एक मजदूर ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, यही राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन अब खाने पीने को कुछ नहीं है और बेरोजगार भी हो गए हैं। इसलिए पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चलते हुए आज राजस्थान को पार करते हुए उत्तर प्रदेश सीमा में घुस रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। इसलिए बिहार और झारखंड के हम सैकड़ों मजदूर यहीं बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते वो फंस गए। बेरोजगार
रोजगार और खाने पीने के सामान की किल्लत होने की वजह से ये सभी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए राजस्थान के अंतिम बॉर्डर भरतपुर जिले में पहुंचे, जहां से वह उत्तर प्रदेश सीमा में घुसना चाह रहे थे। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमा में इन मजदूरों को घुसने देने से मना कर दिया। इन मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनके राज्यों की सरकारें उनको अपने राज्य लौटने के लिए किसी भी प्रकार का साधन मुहैया नहीं करा रही है। राजस्थान से पैदल चलते चलते वह अपने झारखंड और बिहार राज्यों को जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको घुसने देने से मना कर रही है। अब इस स्थिति में सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के मजदूर आखिर कहां जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिन संक्रमितों में नहीं दिख रहे लक्षण, उनके लिए घरों में ही इलाज की व्यवस्था, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे, उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बहुत कम है। केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में बताई यह महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली में अब तक 2069 मामले ठीक होकर वापस जा चुके हैं। 4781 लोग अभी भी इलाजरत हैं। बाकी सारे मामले या तो कम लक्षण या बिना लक्षण वाले हैं। इनमें से 51 आईसीयू और 27 वेंटिलेटर पर हैं। जो लोग कम या बिना लक्षण वाले हैं, उनके घरों में ही इलाज करने के इंतजाम किए गए हैं। अगर उनके घरों में अलग कमरे हैं और व्यवस्था है तो उन्हें घरों में ही आइसोलेट किया गया है। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमने कोविड सेंटर बनाए हैं। अब तक एम्बुलेंस सेवाओं में दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए कई निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस को भी सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है। इससे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की समस्या खत्म हो जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो भी संभव हो वह हम कर रहे हैं। उनके लिए राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ कुछ होटलों को भी अटैच किया गया है ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। शुक्रवार को कोरोना वॉरियर्स के लिए जारी किए गए विशेष सुविधाओं के आदेश का विपक्षी दलों के नेताओं ने मजाक उड़ाया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कोरोना वॉरियर्स के लिए अलग अगर विशेष व्यवस्था की गई है तो विपक्ष को क्या तकलीफ है। यह समय राजनीति करने का नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ने और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। मेरी अपील है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें। पलायन कर रहे मजदूरों से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपील की है कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो थोड़ा इंतजार करें, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों से बात कर आपके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूरों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, सरकार फेल हो गई है और पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से प्रयागराज आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूटे। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात स्थित सूरत से उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के लिए आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूट गए। वहीं इंजन के साथ बाकी ट्रेन आगे निकल गई। यह जानकारी गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी। मिली जानकारी के अनुसार इंजन के साथ 3 बोगी भटौली स्टेशन से अलग होकर आगे निकल गई और 20 डिब्बे पीछे छूट गए। फंसे हुए लोग बिना पानी के बेहाल हैं। इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि हमारा भाग्य अच्छा था क्योंकि फ्यूजन की वजह से ट्रेन का 20 डिब्बा पीछे ही रह गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यात्री ने बताया कि उन्होंने सूरत से इलाहाबाद जाने के लिए शनिवार को उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन अब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला। वहां गाड़ी 3 घंटे तक रुकी रही। एक टेम्परेरी इंतजाम करके गाड़ी को भटौली स्टेशन पर रोक दिया है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यात्री ने बताया कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब कुछ यात्री भटौली स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरे तो उनसे कहा गया कि सभी वापस बोगियों में चले जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भगवान भरोसे प्रवासी मजदूर, ठप्प पड़ा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, विदेश में फंसे भारतीयों पर फोकस। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है वह खुल ही नहीं रहा है। 9 मई को जब जनसत्ता.com ने इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर के जरिए पता चला कि ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते है जिसे दूर करने पर काम चल रहा है। यह भी बताया गया कि शनिवार रात तक पोर्टल काम करने लगेगा, लेकिन रविवार सुबह जब हमने चेक किया तो भी पोर्टल काम नहीं कर रहा था। जबकि विदेश में फंसे जो दिल्ली वासी भारत लौटना चाह रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है वह सही काम कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा कोरोना को काबू करने के विरोधाभासी तस्वीर को करे साफ।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच इसके काबू में आने को लेकर सरकारी महकमों में अलग अलग विरोधाभासी बयानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरों का उफान किस हद तक जाएगा, इसको लेकर सरकारी एजेंसियों की अस्पष्टता देश को चिंतित करने वाली है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कोरोना का चरम और इसके थमने का सिलसिला कब शुरू होगा। कोरोना संक्रमण का चरम भारत में जून जुलाई में आने के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान के 2 दिन बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे नकार दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने चिंता जताते हुए यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने को लेकर बीते 1.5 महीने से सरकार की ओर से अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स के निदेशक ने बकायदा संक्रमण डाटा के चिकित्सीय अध्ययन का हवाला देते हुए जून जुलाई में कोरोना के सबसे चरम पर पहुंचने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को इसके विपरीत बयान दिया कि भारत में कोरोना का पीक आएगा ही नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।